ये सारी चीजें। चलिए, तो हमने हमारा जो सिलेबस का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे उसमें से हमने षटकर्म देख लिया है, सूर्य नमस्कार देख लिया है, और जितने भी आसन के अलग अलग टाइप है जैसे सिटिंग है, स्टैंडिंग है, सुपाइन है, प्रोन है, बैलेंसिंग है, उनके बारे में हमने देखा था। और उनका डिटेल कहाँ कहाँ पे मसल यूज होता है, किस तरह का मूवमेंट उसमें होता है, ठीक है, और वहां से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हमने देखा था। तो नेक्स्ट उसी में आपका एक पार्ट आता है प्राणायाम का। तो प्राणायाम भी हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, सारे उपनिषद में भी हमने प्राणायाम के विषय में पढ़ा है, और हमारे जो क्या बोलते हैं घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, इन सब में भी हमने प्राणायाम के विषय में डिटेल में देखा है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। देखिए, जैसे ब्रीदिंग अवेयरनेस दिया गया है, सेक्शनल ब्रीदिंग दिया गया है, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, सितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, फिर ये जो 3 है आपका पतंजलि से है। ठीक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्राणायाम हमारे वही सब दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ब्रीद अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ब्रीद अवेयरनेस क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमें सांसों पे क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कैसे कैसे हमारी सांस कहाँ तक जा रही है, कब तक आ रही है, कोई हमें प्राणायाम नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, अपने ब्रीदिंग पर अवेयरनेस करना है, ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला हमारा ब्रीद अवेयरनेस है। इससे हमारा क्या लाभ होता है, इससे भी हमारा कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, जब आप ब्रीदिंग पर अवेयरनेस करते हैं, ब्रीदिंग अवेयरनेस करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा आपका क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लंग्स हमारे अच्छे से स्पेस होते हैं। लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और हमारे सांस पर जो ध्यान है, मतलब कि अभी हमने जैसे बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा कि जो हम अनअवेयर ब्रीदिंग करते हैं, जब हम अवेयरनेस के साथ, जब हम उसको ध्यान के साथ ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के फंक्शन सही होते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस ब्रीदिंग करने से हमारा कंसंट्रेशन है, हमारा ऑक्सीजन लेवल है, और हमारा ओवरऑल बॉडी, और हम रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कहा जाता है, आपने सुना होगा कि जब आप थोड़ा सा, मतलब आपका माइंड जो है स्ट्रेस्ड है या आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या कर लेना चाहिए, अगर हम 5 से 10 बार अपना ब्रीदिंग अवेयरनेस कर लेते हैं तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग अवेयरनेस हमारे माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ब्रीदिंग अवेयरनेस, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी ब्रीथ पर अवेयर करना है, ध्यान देना है कि आपकी ब्रीथ कहाँ तक जा रही है, कितनी लंबी आपकी सांस है, कितने देर तक आप सांस छोड़ पा रहे हैं। इस तरह से बस आपको क्या करना है, ब्रीदिंग पर अवेयरनेस करना है, ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, जिसे हम ब्रीदिंग अवेयरनेस करते हैं। दूसरा जो आपका है सेक्शनल ब्रीदिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। सेक्शनल ब्रीदिंग पता है आपको? नहीं। सेक्शनल ब्रीदिंग भी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इस 3 तरह से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एब्डोमेन, उदरीय श्वसन। ठीक है, हिंदी में आपको करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदरीय श्वसन। दूसरा आपका होता है इसमें थोरेसिक, थोरेसिक यानी कि चेस्ट, वक्षीय इसको कहा जाता है, श्वसन। और तीसरा आपका होता है क्लेविकुलर। क्लेविकुलर को क्या कहते हैं हिंदी में, ये तो नहीं पता, मतलब जो क्लेविकल बोन होता है ना, ब्यूटी बोन जिसको कहा जाता है हमारा। ठीक है, तो वहां को एलिवेट करना। ठीक है, तो सेक्शनल ब्रीदिंग में आपका 3 रहता है, एक आपका एब्डोमिनल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा आपका क्या होता है, क्लेविकुलर। ठीक है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है आपका आया था जून में, जून या फेब में आया था ये प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें तो क्या सीक्वेंस इसका सीक्वेंस नहीं। क्लेविकल पहला, थोरेसिक, क्लेविकल, फिर एब्डोमिनल। हाँ, पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप श्वास भरते हैं तो पेट हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, श्वास जब आप एक बार भर के देखिए तो पेट हमारा क्या होता है,
बाहर की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, पेट को बाहर की तरफ फुलाना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है, पेट को बाहर की तरफ फुलाना है। ठीक है, फिर उसके बाद वक्षीय श्वसन यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग, जब हमारा पेट पूरी तरह से भर जाए, फूल जाए, उसके बाद अपना चेस्ट को पूरी तरह से एक्सपेंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट जब पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाए तो तीसरा क्लैविकुलर यानी कि जो हमारा ब्यूटी बोन है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है, एलिवेट करना ऊपर की तरफ। तो इस तरह से 3 किया जाता है। फिर क्या है, जब हम छोड़ते हैं तो सबसे पहले इसका उल्टा हो जाता है, क्लैविकुलर को सबसे पहले छोड़ना है, फिर आपके थोरेसिक को छोड़ना है, फिर आपके एब्डोमेन को छोड़ना है। भरना सबसे पहले एब्डोमेन है, थोरेसिक उसके बाद, क्लैविकुलर उसके बाद, और छोड़ना सबसे पहले हमें क्लैविकुलर को है, थोरेसिक उसके बाद, फिर एब्डोमेन उसके बाद। यही पूछा गया था, उसमें 3-4 ऐसे सेंटेंस लिखे हुए थे, उसको आपको सीक्वेंस में जमाना था और सेंटेंस इन्हीं पर था। पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है, थोरेसिक ब्रीदिंग करना है, क्लैविकुलर ब्रीदिंग करना है, फिर छोड़ते समय हमें क्लैविकुलर ब्रीदिंग को पहले छोड़ना है, फिर थोरेसिक को रिलीज करना है, फिर उसके बाद एब्डोमेन को रिलीज करना है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस होता है। सेक्शनल ब्रीदिंग में यही 3 ब्रीदिंग आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या जी। ये? हाँ जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। जी। फिर उसके बाद ये 2 आपका थोड़ा अलग था, आउट ऑफ द प्राणायाम। बाकी हमने देखा जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हम कैसे करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम? लेफ्ट नोस्ट्रल से भरते हैं, फिर कुछ देर होल्ड करते हैं, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से भरते हैं, फिर कुछ देर एक्सेल करते हैं, मतलब उसको होल्ड करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं। इस तरह से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। नाड़ी शुद्धि में प्रणव कौन सी मुद्रा लगाई जाती है, सॉरी कौन सी मुद्रा लगाई जाती है? हाँ, वो माँ की चैंटिंग करते हैं ना। ये मुद्रा पूछ रही हूँ मैं, हाथ की मुद्रा कैसी होती है जब आप प्राणायाम करते हैं उस समय? कौन कौन सी उंगलियों का प्रयोग होता है, कौन सी उंगलियों का प्रयोग नहीं होता? इसमें अंगूठे वो कौन सा है के आपकी पास में वॉइस क्या ब्रेक हो बोलते रही हैं? है। अंगूठा और सबसे बड़े उंगली के पास में जो उंगली होती है ना, ध्यान मुद्रा। ध्यान नाम मुद्रा याद बोलते रखिए, 5 उंगली है ना हमारी, ये अंगूठा है, ये हमारा अंगूठे के बगल ये और ये। ठीक है, ऐसा होता है हाथ। पहला हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। ठीक है, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तर्जनी। याद कर लीजिए, पूछा जाता है इसको। फिर उसके बाद मध्यमा, फिर अनामिका, और फिर कनिष्ठ। हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है इसको थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर। ठीक है, पहला अंगूठा, दूसरा क्या है, तर्जनी। हाँ, मध्यमा के बगल में क्या? अनामिका अनामिका। और कनिष्ठ। अनामिका फिर कनिष्ठ। कनिष्ठ। जी। तो अंगूठा और तर्जनी को प्रेस करके बैठते हैं। इसमें ये 2 उंगली यूज नहीं होता है। प्राणायाम करते समय पूछा जा रहा है ना, तो प्राणायाम करते समय हमारा कौन कौन सा, अंगूठे से हम दबाते हैं एक नाक को, और एक नाक को किससे दबाते हैं, अनामिका और छोटी उंगली से। वो बाकी जो 2 उंगलियां रहती वो मुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सही डिटेल में बताया कि कौन कौन सी उंगलियां यूज होती हैं। है, तो वो गलत। उंगलियां आपकी होती हैं, अंगूठा यूज होता है,
अनामिका और कनिष्ठ उंगली यूज होता है। कौन सी उंगली यूज नहीं होती है? तो तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, प्राणायाम करते समय। नाड़ी शोधन है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, इन सब में आपकी जो है इन दो उंगलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी के 3 जो उंगलियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ये अब। हाँ जी, वो मैं थोड़ा गलत बता, मैंने समझा नहीं, ठीक है। तो फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे किया जाता है? जैसे कि आपने बताया अनुलोम विलोम की तरह होता है। इसमें हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कुंभक लगा करके हम इसका अभ्यास करते हैं। हाँ, और इसका वो क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है, अनुपात कितने अनुपात में करते हैं? हम्म, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। एक बात अलग अलग दिया हुआ है सब जगह, मतलब 20 एक किसी भी एक जगह का बताइए क्या दिया है। मतलब 1 4 6 8 ऐसा कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर। 80 बार किया जाता है, वो मेरे को थोड़ा सा याद। 16 64 और 32 80 अलग है, मतलब कि क्या है, 1 4 2, ठीक है, 1:4:2 का रेशियो दिया जाता है, ठीक है जी। या फिर 16 64 और 32 का रेशियो कहा जाता है। इसमें 16 मात्रा तक पूरक, 64 मात्रा तक कुंभक, 32 मात्रा तक रेचक, ठीक है, पूरक, रेचक और कुंभक। तो ये इसका सीक्वेंस मतलब कि रेशियो हो गया। और शास्त्रों में कितनी बार करना चाहिए और कब 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 करना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास? शास्त्रों में कुछ बार होता है, प्रातः 4 बार करना चाहिए, प्रातः, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। कितनी बार टोटल? टोटल 4 बार। नहीं, कितने, ये तो समय हो गया, टोटल क्या मतलब समय में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? तो 20 चौक 80 बार, 80 टाइम ठीक है, दिया था। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब नाड़ी शोधन का नॉर्मल हम अभ्यास देखें तो नाड़ी शोधन क्या है, एक तरह से अनुलोम विलोम का प्राणायाम है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, जैसे कि ये एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस भी है। हम डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति जो आए हमारे पास शुरू में, तो हम उनको डायरेक्ट भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करा सकते, डायरेक्ट सूर्य भेदी प्राणायाम वगैरह नहीं करा सकते। उनको शुरुआत किससे कराया जाता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम से कराया जाता है। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है वो क्या करते हैं, हमें एक ये भी कंसंट्रेशन देता है और हमारे पूरे जो वायु संस्थान है उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, ठीक है, मतलब हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करता है और हमारे अंदर स्थिरता बढ़ाता है, ठीक है। जैसे आपको रक्तचाप वगैरह की प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम है, या कोई मतलब किसी भी तरह का एक्सेसिव जैसे कि अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन सब में क्या करवाया जाता है, आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाया जाता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या फिर आपको एंजाइटी, ज्यादा चिंता करने की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी नाड़ी शोधन जो है वो क्या होता है, लाभकारी होता है, ठीक है। उसमें जैसे स्ट्रेस एंजाइटी है तो हम कौन से प्राणायाम नहीं करवा सकते उनको? जिसपे अग्नि ज्यादा जले, जैसे सूर्य भेदी नहीं करना चाहिए, और भस्त्रिका भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी उनको हीट है या माइंड डिस्टर्ब है तो ऐसे प्राणायाम हमें नहीं कराना चाहिए, जो और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो क्या करें, अराउज करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बढ़ाए, ऐसे को नहीं कराना है। तो ये हमारा क्या करता है, ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको क्या करता है हमारा, मतलब कि एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक को डीएक्टिवेट, सिंपैथेटिक को कम करता है, ठीक है। तो ये प्राणायाम के लाभ हुए। उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्लियर है ना ये? बाकी ये देखिए सब जो आपका
प्रीवियस आपने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पर ही है। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है? सूर्य वेदी में राइट नोस्ट्रल मतलब पिंगला नाड़ी से सांस भरना होता है और ईड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना होता है। हर बार हमें राइट से ही भरना होता है और लेफ्ट से एक्सहेल करना होता है। इसमें उंगलियों का पोजीशन क्या होगा? वही सेम सेम में कौन कौन सी उंगली प्रयोग होंगी? सेम इसमें हम अंगूठा, अनामिका और कनिष्का। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। बाकी सूर्य भेदी प्राणायाम एक तरह से हीटिंग प्राणायाम होता है ना, मतलब कि बॉडी को हीट देता है, हीटिंग प्राणायाम की तरह लिया जाता है। तो इसको ठंडी के मौसम में, जैसे ठंड वगैरह लग रही है, तो हमें करना चाहिए। सर्दी वगैरह है, जुकाम वगैरह की समस्या जिनको होती है, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम कराने से क्या होता है, लाभ मिलता है। ठीक है, और हमने देखा था सूर्य भेदी प्राणायाम से कौन से दोष का नाश होता है? सूर्य वेदी से एक तो कृमि, पेट के कृमि वो हाँ, होते हैं, और मुख्य तो कृमि और दोष, कफ दोष को दूर कौन सा दोष? वात पित्त कफ में से कौन सा दोष? कफ दोष कफ गलत है, कफ दोष नहीं। फिर से सोचिए। पित्त दोष बात। हाँ, तुक्का पर लगा बात के बोल कैसे रहे हैं या करता है? सही लगा के बोल? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये गर्म करता है तो गर्म कफ को दूर करता है, तो मैं ये अनुमान लगा रहा था। मेरे हमेशा ये गलत ही होता है, इसमें बात का ही है, हम्म बात और कृमि दोष। हम्म तो इसमें ये कफ को नहीं ठीक करता, क्योंकि कफ हमारे को बढ़ जाता था। सूर्यवेदी करते हैं तो बॉडी का वो कफ को खत्म करता है, ऐसा नहीं है। हम्म। वात को इसलिए करता है क्योंकि वायु का स्थान बेसिकली हमारा कहाँ पे होता हृदय। है ना, और हमारा एक तरह से मतलब कि ये पूरे शरीर को करता है। तो वात दोष जो होता है, मतलब सूर्य का प्रतीक होता है। ठीक है, सूर्य भेदी क्या है, सूर्य का प्रतीक है, और वात का मतलब क्या है, चलायमान होता है ना। तो इसलिए ये वात को क्या करता है, मतलब कि जैसे कफ दोष, हमारा कफ कहाँ पे रहता है, गले पे रहता है। कफ का स्थान किसको कहा जाता अच्छा। है, गले को कहा जाता है। ठीक है, गलत। और वायु का स्थान, वात दोष का स्थान किसको कहा जाता है, सूर्य स्थान, हृदय स्थान, इन सबको कहा जाता है। तो इसलिए ये वात दोष को ठीक करता है। ठीक है, और वात दोष का ये भी क्या होता है, जैसे कि चलायमान होना। वात का मतलब क्या है, चलायमान होना। ठीक है, तो जैसे कि इससे और एक उससे भी समझ सकते हैं, वात मतलब क्या होता है, चलायमान होना। ठीक है, और सूर्य का स्थान कहाँ पे, हमारा नाभि में होता है। ठीक है, हम्म। सूर्य के स्थान क्या है, नाभि है। तो वात मतलब कि सूर्य का मतलब क्या हुआ, जो हमारी जितने भी चीजें हैं, वात कार्य है, वो कहाँ से संचालित होता है, वात का काम है पूरा चलना, जैसे कि पूरे बॉडी में चलना। और नाभि, सूर्य भी हमारा क्या, एक तरह से नाभि है। सारा काम का संचालन क्या कौन करता है, नाभि करता है। ठीक है, और कहा जाता है कि जैसे हम आयुर्वेद पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे, पित्त और कफ, कफ भी क्या होता है, वात के बिना पंगु कहा जाता है उनको। पंगु कहने का मतलब क्या है, वो भी पंगु का मतलब समझते हैं, मतलब हैंडीकैप। जो पैदल ना हाँ, हैंडीकैप। पैरालाइज। तो मतलब कि अगर वात नहीं रहेगा तो पित्त और कफ भी कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वात अपने में, अपने आप में क्या होता है, एक सफिशिएंट है, वो अकेले काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन पित्त और जो कफ होता है, वो क्या है कि अपने आप अकेले में काम नहीं कर सकता वो, है ना। तो यहाँ पे नाभि भी, नाभि एक को बार हाँ? अच्छा बोलिएगा, ये फिर से बताइए एक बार। जैसे वात जो होता है ना, वो अपने से अपने आप, जैसे पित्त और कफ नहीं रहेगा तो वो अपने आप सफिशिएंट है, वो काम कर सकता है, जो भी काम है उसको वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वात नहीं रहेगा तो पित्त और कफ भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो पंगु हो जाएंगे। क्योंकि चलना, चलाने का काम कौन करेगा, वात ही करेगा। वो तो सिर्फ अपना काम कर पाएंगे ना, लेकिन चलाने का काम कौन कर पाएगा, वात करेगा। तो वात हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। बेसिकली हमारा किससे है, व्यान वायु से संबंधित है। ठीक है,
वात, यहाँ पे वात का मतलब क्या है, व्यान वायु कहाँ पे रहता है, समस्त शरीर में रहता है। तो वात वायु कहाँ पे रहता है, पूरे समस्त शरीर में रहता है। और सूर्य का स्थान भी क्या है, नाभि भी क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को मतलब पोषित करता है ना। तो नाभि मतलब क्या है, सूर्य स्थान। तो इसलिए यहाँ पे इसको वात से जोड़ा गया है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या, समझ में आया? मतलब जो बात है, पित्त और कफ को दोनों मतलब यूजलेस है, मतलब वो काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर वात नहीं रहेगा तो कफ और पित्त भी काम नहीं कर पाएंगे, उनको पंगु कहा गया है। दोनों डिपेंडेंट बात पर रहते हैं। हाँ, क्योंकि तो चलने का काम वही समस्या हम, होता है ना। मतलब बात हमारे शरीर में नहीं गड़बड़ाना चाहिए, पित्त कफ तो यदि गड़बड़ाते हैं तो ठीक हो जाता है ऐसा। नहीं, ठीक नहीं होता है, लेकिन जैसे आपको कफ है, कफ की कोई समस्या होगी, तो कफ की समस्या आपको कहाँ-कहाँ पे होती है? कफ कहने से जैसे आपकी जोड़ों में जकड़न हो जाना, ठीक है? और आपका जो खाँसी वगैरह आना, अस्थमा वगैरह आना, तो कफ का जो स्थान है, गले का स्थान, उसको हृदय की तरफ लेके जाना या अलग-अलग जगह पे लेके जाना, वो काम कौन करता है? वात करता है। हम्म। ठीक है। और जैसे पित्त है, तो पित्त बन रहा है, कहते हैं मतलब क्या है, पित्त का अपना एक स्थान है पित्त का। लेकिन अगर वो एक्सेस बन रहा है, वो ज्यादा कहीं पे चल रहा है, पेट में अगर वो घूम रहा है, तो घूमने का काम कौन करा रहा है, वात करा रहा है, वात की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो ओके। इसीलिए कहा जाता है आयुर्वेद में वात संबंधित दोष 80 हैं, पित्त संबंधित दोष 40 हैं, और जो आपका कफ संबंधी केवल 20 दोष है। सबसे ज्यादा दोष किससे होता है, वात के कारण होता है, क्योंकि ये इसके साथ भी मिलके काम करता है, इसके साथ भी मिलके काम करता है। ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा दोष किसका होता है, वात संबंधित रोगों को सबसे ज्यादा होता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, क्लियर है? जी। चलिए, तो हाँ, इसको याद रखिए, दोष इसमें सब कौन सा होता है सूर्य भेदी में? बात का दोष। हाँ। और और ये क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत हुआ है, क्योंकि मैं कफ का लगा के आया हूँ, पिछले बार भी ये क्वेश्चन एक आया था। अच्छा, क्योंकि वो मेरे मन में ये रहता था ना कि सूर्य गर्म होता है और कफ होता है, कफ होता है तो कफ को सूर्य मारता है, ऐसा वो इस लॉजिक गलत लगा रखी थी। पर ये बात को तो उसको नाश करता है। हम्म। और इसमें है कि जैसे जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये प्राणायाम करना चाहिए। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी जिनका लो हो जाता है, उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, लेकिन हाई बीपी वालों को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। ना, ज्यादा गर्म स्थान में भी बैठ करके सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, गर्म जगह पे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है? कैसे करते हैं? ऊंचाई में तेज तेज सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? नहीं, 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 ऊंचाई नहीं, वो बस का है। ऊंचाई में मतलब ये ऐसे करके कंठ से घर्षण करके सांस लेते हैं। हाँ, ठीक है। कंठ का घर्षण थायराइड के करते लिए। हुए मतलब कि नाक से ही श्वास लिया जाता है, लेकिन श्वास ऐसे लिया जाता है कि कंठ और हृदय प्रदेश में घर्षण हो। ठीक है। आवाज आए, उससे धीमी सी जो आवाज आती है, उस तरह से आवाज आए। ठीक है, वैसे लिया जाता है। और सांस छोड़ा कैसे जाता है उसमें? लेफ्ट नोस्ट्रल से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है। इसका लाभ क्या होता है? एक तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ। थायराइड जिनको थायराइड से रिलेटेड हम्म, प्रॉब्लम है। और कफ रोग जो हो जाता है, कफ क्योंकि गले का है। हाँ, ये इसमें उज्जाई में कौन सा दोष ठीक होता है, कफ दोष, इसमें वात दोष। ठीक है। और और ये उच्च रक्तचाप को भी ठीक करता है। हाँ, हाई बीपी वगैरह है, उनको भी ये ठीक करता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल प्राणायाम है। उसके बाद शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है? तीसरी में हम आवाज आ रही है मैं? हाँ, हाँ। एक सेकंड। जो हरिओम। हाँ जी।
जो जीव को पाइपनुमा संरचना बना के श्वास भरते हैं और नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम है लगभग इनके लाभ सेम है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, उसके लिए होते हैं, मतलब कूलिंग प्राणायाम की तरह इनको कहा जाता है। ठीक है, तो शीतकारी दांत को दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत को मिला करके दांतों के माध्यम से श्वास को लिया जाता है। मुख जीभ को लिप्स को खोल करके, होठों को खोल करके दोनों दांत को ऊपर और नीचे वाले दांत को मिला करके दांतों के माध्यम से श्वास लिया जाता है। और शीतली प्राणायाम में जीभ को बाहर निकाल करके पाइप नुमा आकार बना करके, नली बना करके उससे श्वास लिया जाता है, और श्वास दोनों में ही श्वास नाक के द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये अभ्यास है। इसमें बेसिकली ये क्या है, कूलिंग प्राणायाम कहा जाता है। तो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी स्थान है वहां के लोगों को ये करना चाहिए। और किनको करना चाहिए, जिनको फीवर है, अब बुखार वगैरह है, उनको शीतली प्राणायाम करना चाहिए। और किनको करना चाहिए, जिनको हाई बीपी की समस्या है। ठीक है, और बताइए। इससे भूख प्यास भी नियंत्रित होती है। क्या? हाँ, भूख प्यास भी इससे ठीक होता है। ठीक है, और चेहरे में चमक आती है। और शीतकारी कफ में हमने पित्त। पढ़ा था कि व्यक्ति हाँ, कामदेव के समान सुंदर हो जाता है ना, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे उनके लाभ हैं। बाकी इसमें भी क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है जब हम इस तरह के प्राणायाम करते हैं। और जिनको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनको शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे कि उनका मेंटल रिलैक्सेशन उनको मिले। ठीक है, बाकी किनको नहीं करवाना चाहिए शीतली शीतकारी, मेंटल। जिनका लो बीपी है उन्हें, हाँ, बताइए। जिनका बीपी लो है उनको नहीं कराना चाहिए। हाँ, और मेंटल डिजीज, कौन से मेंटल डिजीज में नहीं कराना चाहिए? मेंटल डिजीज में क्या? डिप्रेशन जिसको है, डिप्रेशन का क्या सिम्टम होता है? अच्छा, वन साइडेड। अच्छा, डिप्रेशन, माइग्रेन डिप्रेशन, मतलब अवसाद होना, टेंशन होना, नहीं, उसमें डिप्रेशन आपका क्या है, लो फील करना। चिड़चिड़ापन। हाँ, जैसे उसमें हाँ, क्या होता है कि लो फील करना, और सुसाइडल अटेम्प्ट्स आना, अपने आप को सभी से इंफीरियर, मतलब कि मैं सबसे छोटा हूँ, अब सबसे, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह के प्राणायाम आप करेंगे। ऑलरेडी उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, और ज़्यादा आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कराएंगे तो और ज़्यादा वो लो फील करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए शीतली शीतकारी और भ्रामरी प्राणायाम उनको नहीं कराना चाहिए। जिनको डिप्रेशन की समस्या है उनको शीतली शीतकारी, भ्रामरी, चंद्रभेदी प्राणायाम जो सब है वो सब नहीं कराना चाहिए। ठीक है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम कराना चाहिए, सूर्यभेदी प्राणायाम कराना चाहिए, ये सब प्राणायाम उनको कराना चाहिए। ठीक है, फिर हाँ, यहाँ पे शीतली प्राणायाम से कौन से दोष का नाश होता है? तो शीतली से कफ और पित्त। कफ का कैसे होगा, कफ तो ऑलरेडी ठंडा होता है। शीतली से ना दूर दूर होता है ना। क्या दूर होता है, कौन सा दोष? ये उधर की जो अ, पेट की जो अम्लता होती है वो भी कम होती है। हाँ, पता तो नहीं उसमें इसमें कौन सा दोष आएगा? पित्त दोष। पित्त दोष खाली। ठीक है, कफ दोष नहीं आएगा इसमें, इसमें खाली पित्त दोष आएगा। वात दोष आपका सूर्यभेदी से, और उज्जाई से आपका कफ दोष, शीतली से आपका पित्त दोष, और शीतकारी से कोई दोष नहीं होता। फिर भस्त्रिका से, भस्त्रिका से त्रिदोष, तीनों ही दोष होते हैं इससे, बात हाँ, पित्त कफ। ठीक है, ये दोष। चलो,
तो अब भस्त्रिका के बारे में बताइए। भस्त्रिका में नोज से तेज तेज श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। इस तरह से लंबी गहरी सांस नासिका से भरते हैं तेज तेज और तेज तेज छोड़ते हैं। कितनी बार करने के लिए कहा गया हठ प्रदीपिका में? जब और तक पसीना ना संहिता आए। में कितनी वो बार? तो नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि जब तक थकान ना हो तब तक करना चाहिए, ये हठ प्रदीपिका में कहा गया, ठीक है। और आपका भस्त्रिका में कितनी बार करने के लिए, सॉरी, घेरण संहिता में कितनी बार करने के लिए कहा गया है? जब तक पसीना ना आए तब तक करना चाहिए। नहीं, घेरण संहिता मतलब में 20 नाखून से बार। लेके बाल तक। घेरण संहिता अच्छा। में घेरण संहिता में 20 बार कहा गया है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है जब तक थकान ना आए, थक न जाए, पता तब ना। तक आपको बस ये अब प्रक्रिया करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है हठ प्रदीपिका के अनुसार? जब आप थक जाए उसके बाद फिर पुनः कर लेना चाहिए। उसके बाद एक बार सूर्य भेदी, आपको याद नहीं है, प्रीवियस याद कीजिए। हाँ, नहीं यार, एक मैं भूल बार गया हूँ सूर्य थोड़ा भेदी। सा, फिर से पढ़ता हठ प्रदीपिका जब थकान हो जाए तो उसके बाद एक बार सूर्य भेदी का अभ्यास करना है, लेकिन घेरण संहिता में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। घेरण संहिता में कहा गया है केवल 20 बार आपको ये लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ने की बात की गई, ठीक है। तो इसका लाभ क्या है? त्रिदोष का नाश करता है, वात पित्त और कफ। और क्या है लाभ? और ये मतलब फेफड़ों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, हमारे मतलब तो कि फेफड़ों की शक्ति बढ़ाता है, लंग्स के लिए। और हमारी जठराग्नि को क्या करता है? प्रदीप्त करता है। और जो हमारे क्या बोलते हैं अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, ब्रोंकाइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है उसको ठीक करता है। किनको नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम? हार्ट विभाग नहीं करना चाहिए। हाँ, और और हार्ट से रिलेटेड जिसको बीमारी है, कार्डिय मतलब हार्ट में कोई समस्या है, उनको नहीं करना चाहिए। और पेट में अभी अभी किसी का और ऑपरेशन वगैरह हुआ है, सर्जरी हुई है, उनको नहीं करना चाहिए। हम्म, अल्सर की प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी। उसके जी हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जी। फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम बताइए। भ्रामरी प्राणायाम में मतलब अंगूठे से कानों को बंद करके और तर्जनी और मध्यमा से आंखों को बंद करके भ्रमर जैसे इस तरह से करना है। पर कुछ जगह ये भी नहीं करते, सिर्फ भ्रमर जैसे आंखें भी सन्मुखी मुद्रा अच्छे से सकते हैं। बताइए कैसे करते हैं सन्मुखी मुद्रा? सन्मुखी मुद्रा का मतलब क्या है? सन्मुखी मुद्रा से सन्मुखी मुद्रा का मतलब है कि आंख, कान और हमारी दोनों नाक, आंख, कान और ये मुंह भी बंद होना चाहिए हमारी तर्जनी से, कनिष्ठा ऊनी से मुख भी बंद होना चाहिए। हम्म, फिर हम भ्रमर जैसे वाइब्रेट करें। हम्म। अंगूठे से आंख को बंद करना है। जी। आँख को तर्जनी से बंद करना है, अंगूठे के बगल वाली उंगली से। मध्यमा उंगली जो बड़ी वाली उंगली है उससे नाक को बंद करना है। और जो आपकी रिंग फिंगर जिसको हम लोग अनामिका और कनिष्ठ कहते हैं उसको दोनों लिप्स के अपने जो दोनों होंठ है ऊपर, अपर वाला होंठ और नीचे वाला उसके ऊपर नीचे में उसको रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारे 6 द्वार, सन्मुखी मतलब क्या है, 6 द्वार को बंद करना है, जी। ठीक है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, जैसे कि जिनको माइग्रेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, आधा सीसी जिसको कहते हैं, जो सर का आधा भाग दर्द होता है, उस समस्या में क्या होता है, रिलीफ मिलता है माइग्रेशन की समस्या में, ठीक है। और क्या है, जैसे कि जिनको बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव रहते हैं, गुस्सा वगैरह जल्दी आ जाता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनके लिए ये लाभकारी होता है। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत लाभकारी होता है, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हमारा जो लो ब्लड प्रेशर में इनको करवाना चाहिए, डिप्रेशन में इनको नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अनिद्रा वगैरह की जो समस्या रहती है, नींद वगैरह नहीं आती है, उसमें भी मतलब ये जो हमारा भ्रामरी प्राणायाम है वो हेल्पफुल, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया गया। लास्ट के जो आपके है ना जी बाह्य बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इसके बारे में पता है आपको? बाह्य वृत्ति मतलब ये पढ़ा है बाहर बाह्य और अभ्यंतर, ये अपना पतंजलि में पढ़े हैं ना, थोड़ा 4 प्रकार के प्राणायाम। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, ठीक है। तो बाह्य मतलब क्या है, बाह्य मतलब कि बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, स्तंभ मतलब कि रोक देना, ठीक है। तो बाह्य मतलब क्या, बाहर श्वास को रोकना, जिसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, बाह्य कुंभक, ठीक है। अब इसको सिंपली समझने के लिए लिख लीजिए, बाह्य कुंभक, ठीक है। बाह्य कुंभक करके श्वास को रोक देना, और तब तक रोकना जब तक मतलब कि आपको ऐसा न लगे कि श्वास जब तक आप इजिली रोक पा रहे हैं तब तक रोकना, ठीक है। उसको बाह्य वृत्ति बाह्य प्राणायाम कहते कुंभक में श्वास भर के रोकना, बाहर निकाल के रोकना, हैं। बाहर सारी श्वास निकाल दी लंग से, फिर रोकना ना, हाँ, बाह्य बाह्य कुंभक। कुंभक, हाँ। ठीक, और अभ्यंतर में अंदर ले जा करके, अंतः कुंभक, अंदर श्वास भर के फिर नोस्ट्रल को बंद करना है या फिर नहीं, जलन पर कुछ बंद नहीं लगा करना है, देना, बस ऐसा रोक देना है, जैसे कि बैठे हैं, कुछ नहीं करना, अंदर रोकना जा है। रहे हैं, अंदर ठीक, गया, रोक देना, ठीक है। अभ्यंतर में, अभ्यंतर, अंतः कुंभक। अभ्यंतर में रोक देना। और स्तंभ वृत्ति मतलब कि क्या है, जैसे कि श्वासों को बस देखना कि कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक मतलब कि उसका देश काल कितना है, कितने काल में वो जा रही है, उस काल में हमें क्या क्या विचार आ रहा है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना, जैसे कि हम ब्रीदिंग अवेयरनेस जिसको हम कह रहे हैं ना, उस तरह से मतलब अपने पूरे अवेयरनेस को उस ब्रीदिंग में लगा देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभ्यंतर वृत्ति होगा, सॉरी स्तंभ ओके, वृत्ति होगा, ठीक है। स्तंभ वृत्ति। क्लियर? जी, तो इस तरह से बाकी इनके लाभ क्या होंगे, बाह्य कुंभक के जो लाभ होंगे, कुंभक लगा करके बाह्य कुंभक करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। अभ्यंतर लगाते हैं तो अंतः कुंभक के जो लाभ होते हैं हमारा, ठीक है, कि अंतः कुंभक के लाभ क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है, ठीक है। और हमारी श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, रोकने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। और हमारा लंग्स क्या बनता है, लंग्स के जो पार्ट हमारे यूज नहीं हो रहे हैं वो सारे पार्ट भी यूज होने लगते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो ठीक है। उसी तरह से स्तंभ वृत्ति का क्या है, एकाग्रता को बढ़ाता है, ठीक है। अपने श्वास की जो गति है उसको हम देख पाते हैं, उसमें अवेयर कर पाते हैं, एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह के इनके लाभ यहाँ पे बताए गए, ठीक है। क्लियर है? जी, बाकी ये सारे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, हाँ, इस सेक्शनल ब्रीदिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बंद और मुद्रा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।